है निकाल के लाए हैं सारे। तो उसमें आगे का क्वेश्चन ऐसी पंचट नहीं सॉरी एक यूनिट वेक्टर वाला भी लिया है शायद, है ना। वो यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन जिसमें कुछ एक वेक्टर दिया था जिसमें सी निकालना था। तो समझ में आएगा टाइप एक एक करके टाइप ग्रैब कर लो। और क्या क्या पूछेंगे इसमें पूछना ही है तो बस वैसे एक वेक्टर देते हैं उसमें का आई थिंक मैंने कुछ ऐसा दिया था, एक वेक्टर ए दिया था, उसमें कुछ क्या थी पहली वैल्यू आई के साथ 0.3, दूसरा 4 और तीसरा था सी, है ना। ऐसा ये वेक्टर है बोलते। और इसको उन्होंने खुद होके क्या बोला कि ये कौन है, ये यूनिट वेक्टर है बोलते। तो बताओ अगर ये यूनिट वेक्टर रहना चाहिए तो सी कितना होना चाहिए था। तो टाइप ध्यान में रहना चाहिए। अभी टाइम पास क्या कराओ, मतलब अगर आप बोलते कि मैं अलग अलग प्रैक्टिस लूँ तो ले सकता हूँ, तो टाइम पास ही होगा ना फालतू का। इसमें मैं 0.3 की जगह 0.8 लूँगा, 0.5 लूँगा, मतलब ऐसी वैल्यू बदल के वही क्वेश्चन चाहिए तो आपको करा सकता हूँ मैं, बट कोई मतलब नहीं है। अभी कोई बच्चा अगर नया है, पहली बार अगर पढ़ रहा है इस क्लास में, अगर कोई थोड़े से पीरियड मिस अगर हो गए होंगे या उसकी इसके पहले के कुछ लेक्चरर्स देखने के रह गए होंगे, वो ये वाला टाइप समझ लो मेरे से कैसा करना पड़ता है जो भी कोई नया क्लास में आऊँगा। तो अगर इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं तो पहले मैं और एक बार बता दूंगा, यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है, यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। और ये अगर वेक्टर को वो यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, मतलब ये जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड, इसको ऐसा लिखने को क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और मॉड ऑफ ए लिखते कैसा है, मॉड ऑफ ए निकालते कैसा है, किसी भी वेक्टर का मॉड ए निकालते कैसा है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हो गया। इसका क्या निकालना बोलते, इसको मॉड निकालना बोलते, मॉड निकालना बोलते, मॉड ए निकालना है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, क्योंकि उसे कौन सा वेक्टर बोला गया बेटा, यूनिट वेक्टर बोला गया। होगी बात खत्म। उसके बाद मैंने क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बराबर है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बट 1 का स्क्वायर कितना रहता है 1 ही रहता है, बस हो गया तुम्हारा। दिस स्क्वायर है 0.3 का स्क्वायर कितना है 0.09, 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा 0.16 आएगा, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस प्लस दिस कितना हो गया 0.25, सही है, हाँ 0.25 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 0.25 हो गया, 0.25 हो गया, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75, 1 माइनस 0.25 ने कितना 0.75, और फिर सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.75। इस तरीके का फाइनल आंसर आएगा। तो ये टाइप बस इतना याद रखो, बहुत बार आया क्वेश्चन है। आप बोलेंगे नहीं तो सर इतना इंपॉर्टेंट है ये, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। और कुछ लोगों समझते नहीं कि इसका करना क्या पड़ता है, कैसा निकाले सी। बहुत सिंपल सी मेथड है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना और उसके साथ क्या कंपेयर कर देना 1 कंपेयर कर देना, बस हो गया। तो सी अननोन जो भी रहेगा वो निकल जाएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नया क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो भैया नया क्वेश्चन करते हैं। सो न्यू क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन नंबर डाले क्या आपने कुछ कि चलने दो ऐसा एक एक नया नया क्वेश्चन में, मैंने नंबर वगैरह कुछ मेंटेन नहीं किया। व्हाट इज अ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, व्हाट इज अ वेक्टर, ऐसे लिखो ऊपर क्वेश्चन, व्हाट इज द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, joining the points, और पहला पॉइंट 3 1 14 and -2 -1 -6 -2 -1 -6 ऐसा दिया है, बस ऐसा सिंपल सा है। और इनके पॉइंट्स के नाम वाम भी कुछ नहीं दिए, देना होगा तो आप दे सकते हो। मान लो इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं, इसको ये बी, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ। तो ये ए पॉइंट यहाँ पर है, समझो बी पॉइंट यहाँ पर है, तो इनको ज्वाइन करेंगे, इनको ए से लेके कहाँ तक ज्वाइन करेंगे बी तक ज्वाइन करेंगे। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर को ए से लेके बी ज्वाइन हुआ ना, इसको वेक्टर ए बी भी बोल सकता हूँ मुझे चाहिए तो। वेक्टर ए बी अगर बोलना है तो बोल सकते हो वेक्टर ए बी। तो ये वेक्टर ए बी कैसा रहेंगे बोलते, बताओ कैसा करते यार। ये तो आपके बेसिक नॉलेज में आता है, 8 9 10 में, ऐसा 10 में पढ़ाऊंगा आपने। बोलो वेक्टर ए बी निकालना है, कैसा निकालते, ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट्स है और वो कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट के ग्राफ पेपर पे। तो ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, x1 y1 z1 बोलते हैं, बराबर है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा x2 y2
Z2 बोलते हैं। कैसा लिखा जाता है फिर, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह बनाते होंगे आप लोग। सो x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 इंटू कौन सा कोऑर्डिनेट है ये कौन से कोऑर्डिनेट से, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, i। सिंपल सी बात है। x2 माइनस x1 को क्या लगाने का, i कैप, प्लस y2 माइनस y1 को क्या लगाने का, j कैप, और Z2 माइनस Z1 को क्या लगाने का, k कैप। यानी ये x एक्सिस, ये तुम्हारी मान लो y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस है। तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, i कैप से लगाते हैं। इसको क्या लगाते हैं, j कैप, और इसको क्या बोलते हैं, सॉरी k कैप। मतलब बहुत सिंपल है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में i j k, x y z i j k, x y z i j k। बोलो x y z के साथ क्या आता है, i j k। तो भैया लिखो, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो इसको कैसा वेक्टर लिखना, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। हो गया। सो मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूंगा फिर से दोबारा, वेक्टर ए बी इज इक्वल x2 माइनस x1 है क्या, -2 -3, यानी कितना, -2 माइनस लिख ही देता हूँ ना, -2 ये ब्रैकेट और ये माइनस साइन और ये 3। ओके, कुछ गलती नहीं होना, माइनस प्लस की गलती नहीं चाहिए अपने को। ऐसा लगे तो अच्छे से, एक स्टेप ज़्यादा लगी तो चलता है अपने को, बट गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना, दो ब्रैकेट बना लेना, बीच में कौन सा साइन देना, माइनस, बीच में कौन सा साइन देना, माइनस। अच्छा, पहला x2 कितना है, -2, और x1 कितना है, 3, सो -2 -3 i कैप प्लस, फिर से दो ब्रैकेट बनाऊंगा, बीच में माइनस साइन दूंगा, दो ब्रैकेट बनाऊंगा, बीच में माइनस साइन, y2 कितना बोल, -1, और माइनस साइन आ गया, y1 कितना है, 1, इसको क्या लगाऊंगा मैं, j कैप लगाऊंगा, और तीसरे इसमें दो ब्रैकेट बनाऊंगा, माइनस साइन दूंगा। फिर आपको Z2 कितना है, -6, Z1 कितना है, 14, और इसको क्या लगाऊंगा मैं, इसको मैं लगाऊंगा k कैप। तो हो गया, खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। ए बी वेक्टर क्या बन गया, -2 -3 -5 i कैप, -2 -3 -5 i कैप प्लस -1 -1, यानी कितना, -1 -1, यानी -2 j कैप, -1 -1 -2, एंड यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -6 -14, -6 -14 यानी -20, सो क्या आएगा, -20। सही लिखा ना सब, यस, हो गया, ऐसा वेक्टर आएगा। फाइनल आंसर ऐसा लिख लो, फटाफट खत्म करो। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए होंगे तो उनका अगर वेक्टर बना बोलते, मतलब थोड़ा सा इसमें इधर में थोड़ा और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है। ए पॉइंट तक कैसा जाना पड़ता बताओ, मैंने पहले दिन पढ़ाया था आपको। ए पॉइंट तक कैसा जाना पड़ता बताओ, कैसा जाना पड़ता है, समझाइए। अपने क्लासरूम का ये कॉर्नर है ना, ओरिजिन, ग्राफ पेपर का ओरिजिन, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये नीचे 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 वाली कौन सी, नहीं बेटा नीचे वाली अपन ने कौन सी पकड़ी थी, अभी वहां पे लिखी करके उससे मत सोचो। ये एक्स एक्सिस और ये वाई, यानी तुम कौन से प्लेन में बैठे हो, एरोप्लेन में, कौन से एक्स वाई प्लेन में बैठे हो, कौन से प्लेन में बैठे हो, एक्स वाई प्लेन में बैठे, एक्स वाई प्लेन में। और फिर ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारी कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी तुम लोग एक्स वाई प्लेन में बैठे हो, देखो एक्स वाई प्लेन में। ओके अच्छा, कौन बताएगा मेरा जो व्हाइट बोर्ड है कौन से प्लेन में लगा है, जेड एक्स में लगा। ये एक्स और ये जेड, यानी देखिए ये एक्स और ये जेड, यानी ये मेरा कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। ये पूरा कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, याद है। अच्छा, ये सीलिंग कौन सा प्लेन है, आपका कौन सा है नीचे वाला, एक्स वाई, ये एक्स वाई है तो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। ओके अच्छा, ये वाली दीवार जो पूरी जिसपे फैन लगे, दरवाजे लगे, ये वाली, ये कौन सा प्लेन है, तो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, और ये जेड है, मतलब ये जेड, और ये वाई है, मतलब ये तुम्हारा कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। समझ में आ रही बात, यस। तो मुझे अगर आपको बता ए पॉइंट तक पहुंचना, ए पॉइंट तक पहुंचना कैसे कैसे जाना पड़ता है, पहले मैं एक्स एक्सिस पे 3 मीटर दूर जाऊंगा, ऐसा 1 2 3 आ गया। फिर मैं वाई एक्सिस पे कितना जाऊंगा, इधर पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना जाऊंगा, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस में मैं 3 चला, वाई एक्सिस पे कितना चलूँ, 1, यानी ये हो गया मेरा 1, और जेड एक्सिस पे कितना चलूँ 14, यानी मैं ऊपर जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7, इसको फोड़ के ऊपर से निकलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, अभी नहीं जाऊंगा।
अभी कोर्स कंप्लीट होने का अपना, ठीक है। सो इस तरीके से जाऊंगा तो मतलब ऐसा करते 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 मैं पहुंच जाऊंगा एक पॉइंट पे। मान ले अभी ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ये लाइट तक पहुंच गया मैं, ये लाइट तक पहुंच गया, यानी ऐसा चला, इधर चला, मैं इधर चला और इधर चला, ठीक है, यहां तक पहुंच गया लाइट तक। मतलब ए पॉइंट ये है मेरा, ये ए पॉइंट है, ये 3 ऐसा, 1 ऐसा और 14 ऐसा, यानी ये मेरा पॉइंट नंबर है ए। अब ओरिजिन से अगर मैं एक वायर, लंबा ये वायर है अगर मेरे पास, ओरिजिन से ऐसा एक अगर दोरी रस्सी बांध देता हूँ, मैं ओरिजिन को बांध देता हूँ खिला ठोक के वहाँ पे, और वहाँ से सीधे कैसी रेस स्ट्रेच करके वो रस्सी यहाँ पे बांध देता हूँ, यानी ये जो ऐसा जो निकला ये तुम्हारा क्या है कि वेक्टर है। वेक्टर ए बोल सकते हो उसको, चाहिए तो क्या बोल सकते हो, वेक्टर, ये है तुम्हारा वेक्टर। वैसे कौन सा तैयार होगा, वेक्टर बी तैयार होगा। कैसे तैयार होगा वेक्टर बी, -2 -1 -6, मतलब ये ओरिजिन है। अब एक्स एक्सिस पे कितना जाना है, यानी 1 2 नहीं, माइनस में जाना है, यानी पीछे है, ये दीवार के उधर जाना पड़ेगा क्लासरूम के बाहर, 1 2 -2, फिर -1 यानी इधर वाई एक्सिस, और फिर ऊपर कितना, नहीं ऊपर नहीं, नीचे जाना पड़ेगा जमीन के अंदर, क्योंकि -6 है, यानी वो एक्स वाई प्लेन के नीचे, तो वहां पे जाके पहुंचेंगे तो ऐसी कोई सी लाइन निकलेगी नीचे। तो वॉट एवर, ऐसा तरीके से उसको इमेजिन करने की जरूरत नहीं, बट यार क्या पढ़ रहे समझ में तो आने को ना, कुछ तो भी एक्स वाई जेड जो सब लोग बोल रहे हैं अपन भी बोल रहे हैं, कुछ समझ में आना चाहिए यार, बाद में चल के तकलीफ होती है नहीं समझे तो। बाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उसको ना ऐसे दिखने चाहिए, विजुअलाइज होने चाहिए कि क्या बोला क्या जा रहा है एग्जैक्टली इसमें, ये चीज़ कहाँ पे जाके कटेंगी, कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, कहाँ पे दिखेगा ये पॉइंट, कैसा दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा समझ बूझ के पढ़ना चाहिए। अदरवाइज तुम्हें ये सारा जो एक्सप्लेनेशन देकर टाइम जो मैंने इतना खर्चा किया, वो किए बिना भी तुम्हें ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना मैं बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे चलो शुरुआत में तो एक बार ना अच्छे से चीज़ें विजुअलाइज हो जाएंगी, फिर अपन बराबर फास्ट भाग सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये ए वेक्टर बन गया, ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है। अब उन्होंने क्या बोला कि ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर बताओ, तो ए से बी ज्वाइन किया मैंने, मतलब पहले मान लो ये ए वाला वेक्टर, ये बी वाला वेक्टर, बट इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर, तो इसके कोऑर्डिनेट को अपन निकालते हैं x1 y1 z1, इसको बोलते हैं x2 y2 z2। अब ये वेक्टर का आंसर अगर लिखना होगा तो क्या करना पड़ता, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, और z2 - z1 k कैप, ऐसा लिखना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने बोला कि नहीं यार ये डिस्टेंस बता कितना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बता, डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस बताओ कैसे निकालो, यस मैग्नीट्यूड निकाल लेना यार, बात खत्म कर देना। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, अगर ये डिस्टेंस निकालो बोला, डिस्टेंस कितना होगा, मतलब पहला मान ले पॉइंट तेरा ये लाइट तक पहुंचा, ये ए वाला पॉइंट, दूसरा अभी अपन दरवाजे के पीछे नहीं जा सकते, इसलिए मैं क्या करता हूं, दूसरा वाला मान ले तेरा ये लाइट तक पहुंचा, यानी ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये दूसरा वाला वेक्टर बी, ये ए और ये बी, और उनके बीच में अगर एक लाइन ज्वाइन करता हो 2 लाइट के बीच में, तो वो तुम्हारा वेक्टर ए बी, और उसकी वैल्यू अगर पूछते वो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला तुम्हें मालूम है, क्या करना पड़ता, बहुत सिंपल, मॉड लेना पड़ता है ना, वेक्टर ए बी का क्या लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं आपको पता है, अगर मैं इसका निकालूं तो 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 20 स्क्वायर, दिस स्क्वायर याद है, इसलिए लिखूंगा 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 20 स्क्वायर। बोलेंगे सर ये तो माइनस माइनस है, आपने माइनस तो लिखा ही नहीं, भैया माइनस लिख के क्या करने वाले, स्क्वायर होने का प्लस ही होता है। अरे आज बात समझ में, माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस ही होगा, ये माइनस भी करूंगा तो -5 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा, +25 आएगा, -2 का भी +4 ही आएगा, -20 का स्क्वायर +400 ही आएगा, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका ये मॉड ऑफ ए बी निकल जाएगा, इसके अंडर रूट में 25 आएगा, 4 आएगा, 400 आएगा, सही लिखा ना, 25 4 एंड 400, सो 424 आ जाएगा अंडर रूट में, सॉरी 429 आ जाएगा ना, 425 + 4 429, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस में निकाल सकते हैं, अगर पूछा तो, अभी नहीं पूछा था तो लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और ये इतनी बारीक चिरीक और इतनी पांचट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अब बोलेंगे सर कितना बेसिक फालतू क्यों पढ़ाते बैठे हमको, इतना आसान होने वाला धीरे धीरे चल के कि आप पूछोगे भी नहीं, दोबारा कॉपी में देखोगे भी नहीं, इतनी गारंटी देता हूँ। अभी ये बहुत बेसिक है, इसलिए आपको नया लग रहा होगा, मज़ा आ रही पढ़ने में, बाद में कुछ दिन के बाद इतना पांचट होने वाला ये, बोलेंगे सर क्यों पढ़ाए इतना आसान वाला, ऐसे भी तो आ जाता था अपने को, बट अपना काम है बेसिक से चलना, धीरे धीरे धीरे, कोई ज़्यादा लोड मत लो इसका, ये सबको आने वाला है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। चलो अभी कोई अच्छा सा क्वेश्चन आना चाहिए आगे वाला, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये तो ऐसे ही दिख रहा है, हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, लिखो फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स
of magnitude find angle between the two vectors of magnitude 12 Newton and 18 Newton. Find angle between the two vectors. दो वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड इज दिया डायरेक्ट, कितने कितने 12 and 18. If their resultant is, लिखो कंटिन्यू करो, if their resultant is 24 न्यूटन. आपको मैंने मस्त होमवर्क दिया है, बराबर है, वो रोज चल रहा है होमवर्क, आपको मिल रहा होगा 5 क्वेश्चन. मैं खुद होमवर्क देख चुका हूँ, मैंने ही निकाल के दिया ना क्वेश्चन. मुझे मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है सर कैसा करने, क्या करना. A क्रॉस बी रहता, कुछ A क्रॉस बी क्रॉस सी रहता, कभी कुछ रहता, A क्रॉस बी के साथ डॉट ए रहता. बट आपको बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन के मैं डाउट डिस्कशन क्लास में लेने वाला. जैसे चैप्टर खत्म होने पे आएगा, खत्म हो जाएगा ना, 2 दिन पूरे होमवर्क के क्वेश्चन में धड़ाधड़ एक लाइन से सीधे सीधे धड़ सॉल्व कर दूंगा. उसमें आपको इतना वेरिएशन पढ़ने को मिलेगा और इतने नए नए फंडे पता चलेंगे. अच्छा इसको ऐसा सॉल्व करना था क्या, तो आपको मजा आ जाएंगी. अभी वो जैसा जितना जम रहा आप करते रहो. मेरा थोड़ा सा अलग स्टाइल है. कुछ लोग क्या करते रोज का रोज ले लेते फटाफट, है ना, क्लास के. जैसे केमिस्ट्री की सर भी तभी का तभी ले लेते होंगे, कल का डाउट. मेरे को ना वो मतलब मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता. दूसरे दिन नया पोर्शन पढ़ाए बिना, मतलब ऐसा लगता कि क्या यार वो डाउट बीच में से लेते बैठेंगे तो ये जो बढ़िया आगे जा रहा है कोर्स वो रुक जाएगा. तो मैं क्या कर देता हूँ, बढ़िया चैप्टर हो जाने देता और फिर पूरा होमवर्क लगे तो 2 दिन नया चैप्टर चालू नहीं करेंगे अपन और पूरा होमवर्क ही खत्म करेंगे फिर. तो उससे मुझे अच्छा लगता है. और वैसे भी ना होमवर्क में के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं कि जो आपको मेरा एक लेक्चर जैसा जैसा आगे बढ़ेगा तो आपको आने लगेंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको खुद ही आएंगे उसमें से. इसलिए पूरा सिलेबस होने के बाद एक चैप्टर का आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा मिसलेनियस है. आगे के 2-4 लेक्चर पे डिपेंड करते हैं कि पिछले वाले क्वेश्चंस के मतलब आंसर डिपेंड करते हैं. तो चलने दो, टेंशन मत लो. नहीं तो आप बोलेंगे सर डाउट ही नहीं ले रहे, हम तो भेजते जा रहे हैं. 1-2 क्रिटिकल वाले डाउट में जो भेजे थे कुछ लोगों ने, उनके मैंने ग्रुप पे डाल दिए. 2-3 अच्छे वाले लगे मुझे सॉल्व करने लायक. बाकी तो मतलब वो फटाफट ऐसे ही निपटाऊंगा. क्या उसको सॉल्व करके डालते बैठो व्हाट्सएप पे, सीधा क्लास में 1 घंटे में पूरे खत्म कर दूंगा. हो जाने दो क्लास में एक बार. चलो अब देख क्वेश्चन देख. बोले 2 फोर्सेस है, दोनों की मैग्नीट्यूड इतनी है ना, 2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड इतनी है और उनका दोनों का रिजल्टेंट इतना है. तो ये 2 फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा, है ना, ऐसा बोल रहे. 2 फोर्स के बीच में एंगल कितना होगा. अच्छा किसी को मालूम है क्या एक क्वेश्चन का आंसर. ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, सुनो ध्यान से, ये 2 फोर्स का रिजल्टेंट कितने से कम नहीं हो सकता. यानी मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता, कम से कम. सबसे छोटा आंसर क्या हो सकता है रिजल्टेंट का. ये 2 फोर्स के रिजल्ट का सबसे छोटा आंसर कितना हो सकता. यस वेरी गुड, 6. इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, 18 और 12 का सब्ट्रैक्शन जो आता है ना, 18 मान लो ऐसा है, 18 मान लो ऐसा है और 12 उसका उल्टा है, उल्टा. तो 18 में से 12 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 6. और उससे छोटा आंसर रह सकता क्या कोई नहीं. और इससे सबसे बड़ा आंसर दोनों की एडिशन, यानी 18 भी इस डायरेक्शन का है और 12 भी उसी डायरेक्शन में है, 12 भी उसी डायरेक्शन में, 18 भी उधर है, 12 भी उधर ही है. तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा. यानी इस 2 फोर्सेस का, इसका नाम P रख देता हूं यार, इसका नाम Q रख देता हूं. इन दोनों का मैक्सिमम वाला रिजल्टेंट और मिनिमम वाला 6 रह सकता है और मैक्सिमम वाला 30 रह सकता है. और सबसे छोटा आंसर, सबसे बड़ा आंसर क्या इन 2 फोर्स का रिजल्टेंट 10 हो सकता है क्या कभी. 12 और 18 का रिजल्टेंट कभी 10 हो सकता है क्या. यस और नो. यस हो सकता है. क्योंकि मैंने क्या बोला, सबसे छोटा आंसर तब आता है जब एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर आता है, क्योंकि दोनों की क्या होती है, सब्सट्रैक्शन होती है, इसलिए सबसे छोटा आंसर. और दोनों का सबसे बड़ा आंसर कब आता है, जब दोनों का मुंह एक ही तरफ रहता है, दोनों की एडिशन. बट मान ले दिए सबसे बड़ा आंसर सही है और ये सबसे छोटा आंसर देता है, एडिशन बड़ा आंसर देता है, सब्ट्रैक्शन छोटा आंसर देता है. लेकिन ये कितना डिग्री एंगल हुआ दोनों के बीच में, बोल 0 डिग्री. और ये कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री. सही है, 180 डिग्री. बट 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कई सारे एंगल आते हैं. हो सकता है दोनों फोर्स ऐसे हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डिग्री, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में भी तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनते हैं. यानी सबसे बड़ा आंसर और सबसे छोटे आंसर के बीच में भी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है. यानी बाकी के जो आंसर होंगे 6 से बड़े और 30 से छोटे भी हो सकते हैं. तो याद रखना, नहीं तो कभी बोलेंगे सर 2 फोर्सेस है 5 और 5 एंड
5, दो फोर्सेस है, क्या उनकी रिजल्टेंट की वैल्यू 6 रह सकती है क्या? बोलो 5 और 5 वाले दो फोर्सेस है, उनका रिजल्टेंट कभी 6 आ सकता है क्या? हाँ सकता है यार, क्योंकि 5 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 0, यानी सबसे छोटा आंसर 0, और 5 और 5 का एडिशन यानी सबसे बड़ा आंसर 10। लेकिन 0 और 10 के बीच में ऑल पॉसिबल आंसर जितने भी है उतने सारे हो सकते हैं, यानी कितने कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इवन 4.5, 3.2, 0.01, 6.587, 2.934, कुछ भी सब पॉसिबल है। समझ रहे? वो काय पे डिपेंड करता है? उनके बीच में के काय पे? एंगल पे डिपेंड करता है। दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है कि दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, कि 60 है कि 30 है कि 20 है कि 90 है कि 120 है कि 140 है, तो कुछ भी आंसर पॉसिबल है। प्लीज याद रखना ये वाली बात को, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ऐसे ऐसे सेट दूंगा 3 फोर्सेस के और आपको बताना होगा कि इनका करेक्ट आंसर कौन सा है करके, मैं बताऊंगा बाद में। बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है इस टॉपिक का, वो आने का भी आपको अभी आने का है, वो आपको होमवर्क में ही आ जाएगा शायद कभी ना कभी। तो वो आंसर जब आए, वो क्वेश्चन जब आएगा ना, ध्यान में रखना मैंने क्या बताया था, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। चलो भाई, पी हो गया, क्यू हो गया, और ये बोल रहे हैं इन दोनों का क्या है? हाँ, रिजल्टेंट 24 चलता अपने को, क्योंकि 6 से ज्यादा है और 30 से कम है, तो चलता ना 24 होगा शायद, है ना? मतलब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री भी नहीं होगा और 180 भी नहीं होगा, कुछ तो भी भलता एक आंसर होने की चांस, मतलब एंगल होने की चांसेस, दो फोर्स के बीच में कुछ तो भी एंगल होने की चांसेस है। अच्छा भैया छोड़ो, जाने दो। एक फोर्स पी है, दूसरा फोर्स क्यू है, तीसरा फोर्स रिजल्टेंट आर है, तो दो फोर्स के बीच में का एंगल थीटा निकालो बोलते, सही है? तो आर जब दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? आर वाला। चल कौन कौन बताएंगे आर का फार्मूला? किसको किसको आता है? आर इज इक्वल टू 2 फोर्स का रिजल्टेंट अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? कौन सा लॉ बोलते हैं? यस, पैरेललोग्राम लॉ बोलते, पैरेललोग्राम बोलते इसको। ठीक है, मैंने डेरिवेशन करवाया है, अच्छे से रिवाइज कर लेना, नहीं याद आ रहा होगा तो। अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। आर इक्वल्स टू, बोलो एक बार, अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये वाला आर का फार्मूला है, इसमें आप अपनी वैल्यू डाल दो, आप अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो डाल देता हूं भैया मैं यहाँ पे आर की वैल्यू डाल देता हूँ। कितनी है भैया? 24 है। अंडर रूट में क्या है? तो p का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 12, यानी p यानी 12, q यानी 18 और इनटू ये cos थीटा। अब अंडर रूट के बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये cos थीटा निकालना है, तो स्क्वेयरिंग कर दो। इसका स्क्वेयरिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा। इसका स्क्वायर आ जाएगा 576 आता है ना 24 का, सही क्या? 24 का 576। अच्छा, फटाक से स्क्वायर करने की आपको ट्रिक मालूम है क्या सबको? 2 डिजिट का फटाक से स्क्वायर करने की ट्रिक। 24 का स्क्वायर करना है, प्लीज देखो देखो देखो, छोटी छोटी सारी बातें बताने वाला होगा, कैसा करोगे? 24 का स्क्वायर है ना क्या? 24 इंटू 24 ही होगा ना, तो वो तो क्या ट्रिक हो गई क्या? ये तो सबको याद है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर प्लस में दिस इंटू, ये नहीं, ये डायरेक्ट वाली ट्रिक देखो, डायरेक्ट वाली ट्रिक देखो, मालूम है बहुत सारे बच्चों को, मैं फिर से अपने तरफ से बता देता हूँ। इसका स्क्वायर करने का क्या करना? इसका स्क्वायर करने का कितना आएगा? 16 का 6 आएगा, 1 कैरी आएगा। फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल करने का, क्या बोला? दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, बोलो कितना आएगा? दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितना आएंगे? 2 4 8, 8 का डबल 16 प्लस 1 17, और फिर से और एक कैरी आया, 17 में का 1 कैरी आया। अब इसका स्क्वायर करने, 4 प्लस 1, सही है? अब किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर फटाक से करोगे। चलो एक बार एज ए प्रैक्टिस बताओ यार मेरे को, 34 का बताओ। 4 का स्क्वायर, 16 का कैरी, 1, 3 4 12, 12 का डबल, क्योंकि इनके दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल करना है सेकंड स्टेप में। इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, और फिर इसका स्क्वायर। देखो कितनी सिंपल स्टेप है। इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फिर इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 4 4 16 का 6 आया, 1 कैरी आया। इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4 3 12 आया, 12 का डबल 24 प्लस 1 25 आया, और उसका 2 कैरी आया, और इसका स्क्वायर 9 प्लस 2 11 आ गया। ठीक है, इस तरीके से करें। अच्छा, और ये तो पता ही होगा यार सबको, जिसमें इसमें आखिरी डिजिट 5 रहता है, जिसमें लास्ट वाला डिजिट 5 रहता है, उसका तो भयंकर आसान रहता है स्क्वायर लिखना। क्या करना पड़ता है उसमें? इसका स्क्वायर लिखना पड़ता है। आखिरी वाला डिजिट का कितना है? 25 रहता है, और इसको ना आगे के एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब 3 को आगे का नंबर कौन? 4, 4 3 हो गया। जैसे 25 का तो याद होगा, 625 आता है, 25 का सबको याद रहता है 625, 625। लेकिन मेरे ट्रिक से करो तो 5 का स्क्वायर 25, इसको आगे का नंबर कौन? 3 2 क्लियर? 95 का भी आएगा आप तो मेरे को बोल,
95 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, इसके आगे का नंबर 10 9 जा हो गया। और एक बार बता दो 40 अगर मैं 7 का स्क्वायर करना चाहूँ तो अब मेरी वो पहले वो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, वो अपना यूजुअल मेथड से करो। बोलो 7 का स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल और फिर पहले वाले का स्क्वायर। बोल 7 का स्क्वायर 49 का कैरी 4 4 7 जा 20 28 का डबल 56 28 का डबल 56 56 प्लस 4 60 60 का 0 6 कैरी, सही है ना? 60 का 0 6 कैरी और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 करते आएगा ना? ओके चलो भैया, फिर यहाँ पे 24 का मैंने लिख दिया है पे 576 और इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो ये भी स्क्वायर रूट से हट जाएगा। तो 12 का स्क्वायर तो पता ही है 144, 18 का 324 आता है शायद, 8 8 64, 64 का 4 6 कैरी 8 1 8 8 का डबल 8 1 8 का डबल 16 16 प्लस 6 22 का 2 2 कैरी और 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 2 3 आ गया। चलो दूसरा ये 18 टू 36 36 इंटू 12 18 टू 36 36 इंटू 12 तो 36 इंटू 12 करना पड़ेगा। ये कर लो क्या आता है तो 12 6 मतलब 72 का 2 आएगा 7 आएगा 12 3 36 36 प्लस 7 43 सही है ना? 4 32 और ये क्या है cos थीटा ऐसा आ गया। अब ये 576 प्लस इनकी दोनों की एडिशन करना पड़ेगा 4 प्लस 4 8 4 प्लस 2 6 3 प्लस 1 4 प्लस 4 32 cos थीटा। बाकी तो छोटा मोटा मैथ्स है यार। ठीक है हाँ, अब इसको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। सो 432 cos थीटा इज इक्वल, अच्छा ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना आप लोग, दिस प्लस दिस तो नहीं कर रहे ना? नहीं, ये अलग है, ये अलग चीज है, ये ऐड होती क्या? अच्छा मुझे बता 2 प्लस 3x कितना होता? 5x बराबर है कि नहीं? 2 प्लस 3x नहीं, अभी इतना भी सर लॉकडाउन में हमारा दिमाग इतना भी नहीं खराब हो गया। हाँ इतने भी हम सर डल नहीं है, लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ 2 प्लस 3x 5x लिखते क्या? नहीं, ये 2 अलग है, ये 3x अलग है। हाँ 2x रहता तो बात अलग है। सो इसको ऐड कभी ना करना, इसको ऐड नहीं करना है भैया। ये 432 cos थीटा जो है वो दैट्स इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे, 576 माइनस 468 करेंगे तो 432 cos थीटा इज इक्वल 6 माइनस मतलब ये 108 आएगा और फिर cos थीटा इज इक्वल 108 अपॉन 432। सो cos थीटा इज इक्वल मुझे लगता है 4 का दिख रहा है ये 4, हाँ 1/4 सही है। सो फिर ये आ गया तुम्हारा cos थीटा इज इक्वल टू 0.25 सही है, 1/4 यानी 0.25। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.25 0.25। फाइनल आंसर थीटा का इतना आएगा। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से लाया तुमने? cos इनवर्स ऑफ 0.25 का आंसर है वो। अब ये cos इनवर्स क्या होता है सर? cos इनवर्स ऑफ 0.25 यानी ऐसा कहाँ से लाया? तो उसके लिए अपने को पूरा लॉग टेबल जो है वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। या लॉग टेबल के ना एक जस्ट 3 लेक्चर का मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, वो क्लास में पढ़ाते बैठने में टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं होता। लॉग टेबल मैं मेरे 3 लेक्चर रिकॉर्डेड अच्छे वाले एग्जांपल लेके 25 छोटे छोटे एग्जांपल लिए मैंने। कॉस इनवर्स कैसा देखना, साइन इनवर्स कैसा देखना, साइन थीटा कैसे देखना, कॉस थीटा कैसे देखना, टैन थीटा कैसे देखना, स्क्वायर रूट कैसे डायरेक्ट देखना लॉग टेबल में से, क्यूब रूट कैसे देखना, स्क्वायर कैसे देखना। सपोज टू बी 25 टू द पावर 7 अगर होगा एकदम से 25 का पावर 7 तो वो आंसर डायरेक्ट कैसे निकालना, ये सारे मतलब मैंने लॉग कैलकुलेशन अच्छे से एक पूरा रिकॉर्डिंग किया है 2-3 लेक्चरों का, वो आपको मैं डाल दूंगा। आप उसको धीरे धीरे देखते रहना, एक आधा देख लिया एक दिन, 1-2 दिन के बाद दूसरा देख लिया, तो मतलब आपको वो लॉग टेबल लाना मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अभी जरूरत नहीं इसलिए मैंने बुलाया नहीं, बाद में मैं धीरे धीरे आपको अपनी बैग में लॉग टेबल लाना कंपलसरी कर दूंगा। तो ये फिर कैसा देखते हैं मैं क्लास में आपको धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, न्यूमेरिकल पढ़ाते पढ़ाते, तो वो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट इसका अगर मैं कॉस इनवर्स अगर देखूँ तो उसकी वैल्यू इतनी आती है, वो कैसा देखना है कॉस इनवर्स सब पढ़ा दूंगा मैं आपको। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स,
सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। P दिया था, Q दिया था, उन दोनों का रिजल्टेंट R दिया था, और क्या पूछा था, उन दोनों के बीच में का एंगल पूछा था। तो हमने कौन सा फार्मूला का यूज किया, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा का यूज किया। तो उसे आप अपनी वैल्यू डाल दी, तो फाइनल आंसर निकल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भैया, कोई अच्छा सा प्रॉब्लम होता। सो लिखो, इफ रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज, इफ resultant of vector P and vector Q is perpendicular to vector P, ऐसा दिया है, is perpendicular to vector P, what's the angle between P and Q? What is the angle between P and Q? देखो देखो क्वेश्चन देखो, पहले सबसे ना क्या रहता है मालूम है क्या, क्वेश्चन में ही छुपा रहता है आंसर, ऐसा बोलते हैं सब लोग, और अपन उसको इग्नोर करते हैं, इसलिए अपने को डिफिकल्ट लगता है न्यूमेरिकल। तो आदत लगाओ, शुरुआत में ना अपने को कुछ अच्छे अच्छे आदतें लगानी, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। पहले तुम्हें एक बार वो आदतें लग जाए ना, तो तुम खुद ही निपटा दोगे आधे से ज्यादा काम। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड Q, ये दो वेक्टर P और Q, इनका रिजल्टेंट जो है, इनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट कैसा है, परपेंडिकुलर टू P है। इससे किसी की बत्ती जल गई होंगी तो बता दो काय का आंसर आपको दिया है। इस वेरी गुड, बोलो सही है, सही है, सही है। यस, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, सही बात है। देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, आपको याद दिलाता हूं। देखो वेक्टर P, वेक्टर Q, इन दोनों के बीच में के एंगल का नाम क्या रहता है, थीटा रहता है। सही बात है यार, थीटा रहता है। पर इसका अगर पैरेलल लाइन मैंने यहां पे निकाली टुक 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 टुक, और इसकी पैरेलल लाइन यहां पे निकाली टुक 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 टुक, तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट रहता है, पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट रहता है, ये ऐसा डायगोनल रहता है, याद है, ये रिजल्टेंट रहता है पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट, डायगोनल। और ये रिजल्टेंट का जो एंगल इस P के साथ दिख रहा है, ये रिजल्टेंट का एंगल जो इस P वेक्टर के साथ दिख रहा है, ये वाला, इस रिजल्टेंट के एंगल का नाम क्या रहता है, अल्फा रहता है। अब ये रिजल्टेंट जो है, ये लेंथ जो दिख रही है डायगोनल की, ये रिजल्टेंट की जो मतलब डायगोनल की जो लेंथ दिख रही है वो उसका कौन है, लेंथ ऑफ द डायगोनल कौन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की वैल्यू, यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर समझ लो। तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा, ये उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू। बट ये कौन है रिजल्टेंट की, ये अल्फा है नहीं, रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन है, मैंने रिजल्टेंट इधर गया कि 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 इधर गया, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन तय करता है, ये अल्फा। तो उस अल्फा का फार्मूला किसको याद है, tan अल्फा इज इक्वल टू, किसको याद है, बोलो बोलो बोलो, भूल गए ना, भूल गए, हाँ, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, और समझ में आएगा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ठीक है, आज कौन सा डे है, तो सैटरडे को, ओके, सैटरडे को आपकी स्केलर वेक्टर जो चैप्टर मैंने पढ़ाया, स्केलर वेक्टर चैप्टर जो मैंने पढ़ाया, उसके अंदर जो थ्योरी क्वेश्चंस है, मतलब जैसा ये डेरिवेशन करवाया, ये फार्मूला डिराइव करवाया, ये फार्मूला डिराइव करवाया, और जो भी छोटी मोटी थ्योरी आती है जो रिलेटेड, उस थ्योरी पे आपके टेस्ट रखता हूँ सैटरडे को। तो क्या करोगे ना, आप इसको अच्छे से करोगे। अभी आपने देख लिया, पढ़ लिया, और लेकिन ध्यान में रखने की कोशिश नहीं की, तो आपको धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, हाँ सर कुछ तो भी याद आ रहा है लेकिन पक्का याद नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है। एक बार ना इसको प्रिपेयर कर लो। और मैं सैटरडे को क्यों रखने वाला हूँ, क्योंकि जो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी तब तक वीडियोस कंप्लीट करने का समय मिलेगा। अब जो भी बच्चे नए आए, नए एडमिशन, आपको गारंटी दे रहा, आप बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि सर सब लोग आंसर दे रहे हैं, हमको तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं आप, क्या नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता वाली बात रही थी ना, तो मैंने उसका टेंशन लिया होता, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप सैटरडे तक अगर अच्छे से 10 वीडियो, पूरे पहले 10 वीडियो, फर्स्ट 10 वीडियोज़ अगर अच्छे से करते हो, 6 दिन और बाकी है, एक दिन में 2 भी पकड़ लो तो भी 6 दिन में 12 वीडियो हो जाते अच्छे से, तो वो भी कर लो पूरे। और रोज को उसको लिख कर देखो, जो पढ़ाया लिख कर देखो। तो मैं आपको बता रहा, आपका एक भी थ्योरी क्वेश्चन टेस्ट में का गलत नहीं होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये एकदम बेसिक में आता है पूरा 11th के। तो जिनका नया एडमिशन है वो आज से एकदम उसके पीछे भिड़ जाओ, और सैटरडे तक पूरे 10-12 वीडियो मेरे अच्छे से देखो,
ठीक है। तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या उसमें लिखा है, पढ़ाया है। और हो सके तो मैं एक एक्स्ट्रा रिवीजन वाली बैच भी ले लूँगा, फिर एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए, और उनको अगर बाकी सबको बैठना है तो भी आ सकते हैं। एक टर रिवीजन मार दूंगा, फटफट 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 आके पूरा जितना पढ़ाया सारी रिवीजन एक बार दूंगा धड़ाधड़ करके मैं सैटरडे को वगैरह, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, फिर सैटरडे को मैं रिवीजन बैच रख लेता हूँ। मैं ये पढ़ाने से अच्छा सैटरडे को रिवीजन रख लेता हूँ, संडे को छुट्टी भी रहता है, एक दिन एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, और मंडे को टेस्ट ले लूँगा, ठीक है। मंडे को टेस्ट ले लूँगा, ओके। बट करो लेकिन आप लोग वीडियोस। तो भैया ये वाला ऐसे, ये आर का फार्मूला, ये अल्फा का फार्मूला। अब बता, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या आया कि दो फोर्सेस है, एक फोर्स पी एक फोर्स क्यू, इनका दोनों का रिजल्टेंट दोनों का पैरेललोग्राम निकले, इसकी पैरेलल यहां पे, इसकी पैरेलल यहां पे, इसकी पैरेलल यहां पे, इसकी पैरेलल यहां पे, यानी ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बनता है। फिर ये आता रिजल्टेंट। अब ये अगर रिजल्टेंट आया तो ये जो एंगल अल्फा, इसके रिजल्टेंट के एंगल को क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। यानी रिजल्टेंट का एंगल इस पी फोर्स के साथ, पी फोर्स के साथ रिजल्टेंट का एंगल इतना है, अल्फा है। बट ये जो क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं क्या उसको सुटेबल है क्या, ये उसको सूट हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि क्या बोला उन्होंने, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर जो है, दो पी और क्यू वाले वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू पी है। ये दिख रहा है क्या परपेंडिकुलर? नहीं, ये तो लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ये गलत है। तो ये पी फोर्स के साथ, ये पी फोर्स के साथ रिजल्टेंट कैसा चाहिए बोलते हैं? परपेंडिकुलर चाहिए बोलते रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर तभी रहेगा ना दो फोर्सेस का, ये ऐसा बीच में से, जब दूसरा फोर्स शायद इधर कहीं तो भी होगा, क्योंकि ये दो फोर्स के बीच में उनका रिजल्टेंट रहता है। मतलब ये दो फोर्सेस के बीच में का एंगल इस बार कितना होने के चांसेस है? ऑब्ट्यूस एंगल होने के चांसेस है, यानी ग्रेटर देन 90 होगा। तभी ये पी और क्यू ऐसे दो साइड में फैल जाएंगे। जब ये पी और क्यू ऐसे दो साइड में फैल जाएंगे ऐसे, तभी उनका रिजल्टेंट ऐसा उसके बीच में से निकल सकता है, और वो तब जाके ये 90 डिग्री रहने के चांसेस है। रिजल्टेंट 90 डिग्री विथ पी। अगर ये दो फोर्स पहले ही अगर ऐसे है, उनका रिजल्टेंट उनके बीच में से ऐसा निकलेगा, यानी ये 90 डिग्री से कम रहेगा। तो 90 डिग्री का रिजल्टेंट तभी पॉसिबल है जब दो फोर्स का बीच में का एंगल बहुत ज्यादा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। उससे कोई लेना देना नहीं पड़ता, बस एक फिजिकल अवेयरनेस है क्वेश्चन की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज ये नहीं भी बताया होता मैंने तो भी चलता था। तो वट एवर, अब रिजल्टेंट का एंगल परपेंडिकुलर, ये फोर्स पी के साथ ये जो रिजल्टेंट है उसका एंगल, ये रिजल्टेंट का एंगल 90 डिग्री है। मतलब 90 डिग्री किसकी वैल्यू है? रिजल्टेंट का जो एंगल रहता है, रिजल्टेंट का जो एंगल रहता है उसकी वैल्यू है, रिजल्टेंट के एंगल की। तो ये थीटा है कि अल्फा है? ये 90। यस, रिजल्टेंट का एंगल है, मतलब अल्फा है। मतलब यू हैव गिवन 90 डिग्री जो है वो आपका अल्फा दिया हुआ है। अब बता यार मेरे को, अगर अल्फा पता है, अगर मैं देखो अभी कौन सा फार्मूला यूज करूंगा दोनों में से, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट यूज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि फर्स्ट यूज करता हूं तो रिजल्टेंट आ रहे हैं, लेकिन थीटा नहीं मालूम दोनों के बीच में का। लेकिन इसमें मुझे क्या मालूम है? अल्फा। तो अल्फा का फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो सॉल्व करते हैं। tan अल्फा यानी कितना? tan 90 इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन की क्या ट्रिक बताई थी याद है? ऑलरेडी हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। tan 90 ने नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट यानी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और बताओ यार, किसी भी क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट आने के लिए उसका डिनोमिनेटर कैसा चाहिए? 0 चाहिए। सो फॉर दिस आंसर टू बी इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर मस्ट बी, डिनोमिनेटर 0 होगा। एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन 0 इज, मतलब ये वाली वैल्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब देयरफॉर पी प्लस क्यू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, होना ही चाहिए। तब जाके क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा माइनस पी, एंड दैट्स वाई कॉस थीटा आएगा तुम्हारा माइनस ऑफ पी बाय क्यू, एंड दैट्स वाई थीटा तुम्हारा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस पी बाय क्यू। यह है तुम्हारा फाइनल आंसर। चलो कर लो क्वेश्चन को। इनफाइनाइट आंसर आने के लिए डिनोमिनेटर 0 चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 करते बराबर क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी मिल गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी के अपॉन में क्यू आ गया, और फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाय क्यू, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस पी बाय क्यू। Two forces
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ F2 माइनस F1। देखो मस्त क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया है क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। दो फोर्सेस है, F1 और F2 है। F1 की मैग्नीट्यूड 250 न्यूटन है, F2 की मैग्नीट्यूड भी 250 न्यूटन है। F1 किधर है? ड्यू ईस्ट, और F2 किधर है? ड्यू नॉर्थ। मैं एक बार ठीक से पढ़ लेता हूँ, सही में लिखा कि मैंने मेरा ईस्ट एंड ड्यू नॉर्थ बराबर है। तो मैं एक ग्राफ निकाल दूँ, एक ग्राफ निकाल देते। देखिए यहाँ पे ये बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर रहता है ग्राफ पे? बोलो, ये तो पता है सबको, नॉर्थ, और ये साउथ, फिर इधर ईस्ट की वेस्ट। अरे यार बराबर होता है यार, हाँ वी लिखने का, वी, ठीक है ना, वी लिखने का, वेस्ट एंड ईस्ट, वी, ठीक है। सो इस प्रकार की डायरेक्शंस रहती है, सबको पता है। इसके ऊपर 250 न्यूटन ड्यू ईस्ट है, ड्यू ईस्ट है मतलब इधर ये 250 ड्यू ईस्ट है, ईस्ट की तरफ ड्यू ईस्ट है, ईस्ट की तरफ कितना न्यूटन बढ़ा है? 250 न्यूटन इधर है, और इसको अपन ने बोला है F1। दूसरा 250 न्यूटन ड्यू नॉर्थ है ना, ड्यू नॉर्थ, ड्यू ईस्ट है ये, और ये है दूसरा वाला ड्यू नॉर्थ है। ड्यू नॉर्थ है ना सीधा ऊपर, जितना ये है उतना ये भी होगा, क्योंकि सेम ही वैल्यू है दोनों की। तो ये दूसरा वाला फोर्स हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा F2, ये कितना हो गया फिर से 250 न्यूटन, ऐसे दिया दोनों फोर्सेस को। तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ F2 माइनस F1, यानी वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1। यार मुझे देखो, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, यानी उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट R बोलते हैं, बराबर है। तो रिजल्टेंट R निकालने का दो वेक्टर के एडिशन का फार्मूला होता है रिजल्टेंट का, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, यानी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। बताया बहुत बार बार, चिल्ला चिल्ला के बता चुका ऑलरेडी सभी। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q यानी रिजल्टेंट ऑफ देम, यानी उसको वेक्टर सम ऑफ देम बोलते हैं। और ये निकालने का फार्मूला सबको याद है, अंडर ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस P Q कॉस, अंडर ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला वाला है। लेकिन वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1 का फार्मूला में आता है क्या? हाँ आता है। बोलो 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 बोलो। यस, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस ट्वाइस P Q, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस, यस उसमें माइनस साइन लगता है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इन दोनों का वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1 का क्या निकालना है मुझे? मैग्नीट्यूड। देखो ना, मैग्नीट्यूड बोला है ना उन्होंने, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मेरे पास क्या फार्मूला है? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस ट्वाइस P Q cos थीटा, यानी मैं क्या लिखूंगा बेटा? F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। और आगे कंटिन्यू करूंगा, बोलो जल्दी अभी फिर क्या लेंगे? F2 स्क्वायर 250 का स्क्वायर, दूसरा F1 स्क्वायर 250 का स्क्वायर, और यहां पे अरे नहीं आया, क्यों लिखा जीरो सर ने? यस क्यों लिखा, कौन बताएगा? बोलो एक पीरियड, क्यों लिखा? क्योंकि भैया ये जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे cos 90 कितना होने वाला है? cos 90 की वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है, मतलब ये cos 90 क्या होने वाला? जीरो होने वाला नहीं, ये पूरा का पूरा खत्म होने वाला ये पोर्शन, ये क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, दिस इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, तो ये कुछ रहने वाला नहीं है आगे। प्लस बोलो या चाहे माइनस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने वाला नहीं है। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, मैग्नीट्यूड F2 माइनस F1 का आंसर क्या आ गया तुम्हारा? अंडर रूट ऑफ 250 स्क्वायर प्लस 250 स्क्वायर, बराबर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 250 स्क्वायर, सही है ना? 2 बार 250 का स्क्वायर, 2 बार 250 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 250 का स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 250 आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट ये आ गया न्यूटन में। इसका स्क्वायर आया तुम्हारा अंडर रूट के बाहर इतना, और 2 का स्क्वायर रूट 250 रूट 2, ये आ गया तुम्हारा ये आंसर, ये ओके। अब कौन बताएगा मुझे? मैं यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा थर्ड, और ये फोर्थ, बराबर लिखे ना क्वाड्रेंट? ये ऐसे 4 क्वाड्रेंट रहते तुम्हारे। तो बोलो इसका मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल लिया, बट अब इसका ये F2 माइनस F1 का जो आंसर आया ये 250 रूट 2, उसकी डायरेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगी?
करेक्ट आंसर देना यार। इसकी डायरेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? जो रिजल्टेंट आया ना वो 250√2 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ऐसा, दोनों के बीच में इधर, या इधर रहेगा, या इधर रहेगा, या इधर रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? अच्छा, कौन बताता मुझे? F1 प्लस F2 बोला रहता तो मैंने, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 बोला रहता तो उनका जो रिजल्ट निकलता वो कौन से क्वाड्रेंट में रहता? फर्स्ट में रहता। वेक्टर F1 और वेक्टर F2 सी वेक्टर, सही है। लेकिन मैं बोल रहा वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1, अब बताओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगा, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? क्योंकि वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। आपको मैंने वेक्टर A प्लस वेक्टर B पढ़ाया, मैंने उसको रिजल्टेंट बोलते, बट मैंने आपको वेक्टर A माइनस वेक्टर B को ऐसा लिख सकते बोला था, वेक्टर A प्लस हाँ माइनस वेक्टर B, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। वेक्टर A माइनस B को कैसा लिख सकते हैं? क्योंकि देखो मुझे वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालना आता है, क्योंकि उसका फार्मूला मुझे मालूम है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। लेकिन वेक्टर A माइनस वेक्टर B लिखने का कोई फार्मूला ही नहीं मेरे पास, तो उसको भी लिखने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, क्या आइडिया बताई थी कि इसको ना पहले ऐसा लिख लेने का। A माइनस B को देखो कैसा लिख लिया, A प्लस ऑफ माइनस, ये एक वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों की क्या सम वाला फार्मूला वही रहेगा अगेन, कौन सा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। तो लेकिन देखो 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 सुनो, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस माइनस B का स्क्वायर, माइनस B का स्क्वायर प्लीज, प्लस ट्वाइस AB बराबर cos थीटा। लेकिन माइनस प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? इसलिए A माइनस B का आंसर ऐसा आता, A प्लस B का क्या आता है यहाँ पे प्लस आता, लेकिन A प्लस ऑफ माइनस B का क्या आता है यहाँ पे माइनस आता। बट इसको मैंने पहले काय में कन्वर्ट किया, आपने सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, इसको मैंने ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। कैसा? क्योंकि मुझे A माइनस B निकालना का कोई फार्मूला नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे पास A प्लस B निकालने का फार्मूला है, तो मैंने इसको कैसा लिख लिया पहले, A प्लस ऑफ माइनस B, यानी मैं एक्चुअली A की और माइनस B की क्या कर रहा हूं? एडिशन ही कर रहा हूं। A की और माइनस B की क्या कर रहा हूं? एडिशन कर रहा हूं। जब A और B की डायरेक्ट एडिशन होती है, A और B की डायरेक्शन एडिशन होती है, डायरेक्ट एडिशन होती है, उनका दोनों का रिजल्ट यहां से निकलता। बट अब A और माइनस B की एडिशन करूंगा तो उनका रिजल्टेंट किधर से निकलेगा? अगर वो देखना है तो जैसा क्वेश्चन में बोला है F2 माइनस F1, तो F2 को जैसा है वैसा ही रखो और F1 को पलटी मार दो। समझ रहे क्या? F1 को पलटी मार दो, यानी F1 जिधर है उसका उल्टा घुमा दो उसको, उसका मुंह, यानी वो माइनस F1 बन जाएगा। मतलब समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? सुनो सुनो सुनो, देखिए ऐसा ऐसा है, ये तुम्हारा कौन है? F1 है, ये तुम्हारा कौन है? F2 है। F2 को वैसे ही रहने दो, F1 को माइनस F1 कर दो, यानी F1 को जो है माइनस F1 कर दो। समझा? यानी ये F1 तुम्हारा इधर आ जाएगा, और अब ये F1 और F2 का वो रिजल्टेंट निकालो, यानी ये रिजल्टेंट इधर से निकलेगा ऐसा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? तो ये आएगा उसका रिजल्टेंट बेटा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन अगर निकालनी है, डायरेक्शन सुनो, डायरेक्शन निकालनी तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई, लेकिन वो एंगल जिसको बोलते हो एंगल अगर निकालना ही होगा तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते पता है? इसको ऐसा पैरेललोग्राम बना देना, ये ऐसा और ये ऐसा और ऐसा ट्रायंगल बना देना। ये तुम्हारा F1 है, मैग्नीट्यूडली तो F1 ही है ना, और ये तुम्हारा कौन है? ये कौन है? F2 है। ये कौन है? F2 है। और ये माइनस F1 है ना, ये जितना है उतना ही होगा ना, ये मतलब ये F1 है। और ये मुझे अगर एंगल निकालना है, ये अगर एंगल निकालना है, अल्फा निकालना है, तो क्या मैं टैन अल्फा, ये अल्फा अगर मैं बोलता हूँ टैन अल्फा इज थोड़ा अपोजिट अपॉन एडिशन लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा? F2 अपॉन F1 आएगा। तो ये F2 अपॉन F1 अगर आया तो F2 की वैल्यू कितनी है बेटा? मैग्नीट्यूडली कितनी है? और F1 की भी कितनी है? 250 है, मतलब क्या अल्फा तेरा 45 डिग्री आएगा। अरे यार नहीं आया। अरे tan 45 कितना होता? 1 ही तो होता ना, तो 250 अपॉन 250 कितना आएगा? 1 कब आता है tan अल्फा का आंसर? जब tan 45 होता है, मतलब ये 45 डिग्री पे होगा, और वो भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 45 डिग्री पे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये अल्फा मैंने कैसे निकाला समझ में आया?
सीधा क्या किया, ये F1 को इधर टर्न कर दिया, ये F2 है, F2 मतलब 250, F1 मतलब 250, tan अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन F1, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 250 अपॉन 250 यानी 1, और 1 का tan इनवर्स कितना होता 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ये जा रहा है, ये इधर 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 जा रहा है, ये 45 डिग्री पे दोनों का जो ये F2 माइनस F1 जो जा रहा है वो इधर जा रहा है, और ये एंगल भी उसका कितना है 45 डिग्री है। तो ऐसा रिजल्ट उसका आएगा। थोड़ा सा अच्छे से नोट्स में लिख लो, थोड़े से रिवाइज अच्छे से करो ऐसे क्वेश्चंस को। ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को मीनिंग ही नहीं समझा रहता, तो इसको भी नहीं कर पाते एग्जाम में। अब आपको ना थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए एक हाथ दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता हूं, तो मुझे आंसर देना। देखो मैंने वेक्टर P दिया और वेक्टर Q दिया है, देख लो पहले बराबर किधर किधर दिया है। तो एक को ड्यू ईस्ट दिया है, P वाले को किधर दिया, देख ड्यू ईस्ट, और Q ड्यू साउथ दिया। ओके, तो मुझे बताओ Q माइनस P का जो आंसर आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बोल। Q माइनस P, बोलो थर्ड में आ रहा, सही है क्या? Q जैसा है वैसे ही रखना, Q नीचे है, Q जैसा है वैसे ही रखना। माइनस P का मतलब P को पलटी मार, पलटी मार, तो ये P तेरा इधर चला जाएगा, तब जाके वो माइनस P। अब इन दोनों का रिजल्टेंट सही है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चल इसका बता, P माइनस Q, P माइनस Q। सो तेरा P इधर है, जैसा वैसा ही रहने दे, P माइनस Q, यानी ये Q जो इधर है उसका उल्टी मारो, माइनस Q, तो तेरा माइनस Q इधर चला गया। अब बता किधर आएगा इसका रिजल्ट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इधर आएगा। समझ में आ रहा? एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, लिखे कॉपी में नोट कर लेते ना, बहुत अच्छा रहेगा। यानी इसका तुम्हारा आया था बेटा थर्ड में, इसका तुम्हारा फर्स्ट में आया। अब P प्लस Q का बताओ, P प्लस Q लास्ट वाला बताओ, P प्लस Q। वो तो सीधा सीधा जैसा है वैसे ही रहेगा, P और Q जैसा है वैसे ही रहेगा, तो उसका तो ये P भी वैसे ही रहेगा, Q भी वैसे रहेगा, तो ये इधर आएगा, तो ये तुम्हारा इधर आएगा फोर्थ में। ऐसा तो ये रहना चाहिए अपने पास कॉपी में कि ये कैसा हैंडल करना पड़ता है, मालूम रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में।